Hi everybody, welcome to another lecture of the Bio World and we will talk about the video number 32. हम लोग अभी भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस में। मुझे मालूम है कि फिनाइल कीटोयूरिया भी इसी सिलेबस में है और आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन हमने वीडियो नंबर 11 में हम लोग ने फिनाइल कीटोयूरिया दैट इज कॉल्ड पीकेयू हमने प्लियोट्रॉपी टॉपिक के अंदर हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। यस सर। तो आज के लेक्चर में हम फिनाइल कीटोयूरिया आपको नहीं पढ़ाएंगे। आई एम गोइंग टू टीच यू ओनली दिस सिस्टिक फाइब्रोसिस। आप क्या कीजिए, फिनाइल कीटोयूरिया को पढ़ने के लिए आप वीडियो नंबर 11 देखिए, या आपने ऑलरेडी वीडियो नंबर 11 देख लिया है तो आपके पास उसका लेक्चर नोट्स होगा। वही चीज सेम चीज आपको पढ़नी है मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर। यस सर। सो एवरीबडी नो व्हाट एग्जैक्टली इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर कहलाता है जो सिंगल जीन डिफेक्ट के द्वारा आ जाता है, मतलब ये सिंगल जीन डिफेक्ट है। और इसके अंदर हम लोगों ने अब तक सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात किया है। वी ऑल्सो स्पोक अबाउट द थैलेसीमिया एंड नाउ वी गोना टॉक अबाउट द सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिनाइल कीटोयूरिया भी इसी का एग्जाम्पल है, बट वी नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। यस सर। तो चलो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले सवाल का जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है क्या। तो आप सभी को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सिस्टिक फाइब्रोसिस ये एक कंडीशन है जो ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन की वजह से होता है। सो नंबर 1 पॉइंट, इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ऑटोसोमल मतलब आप समझ गए, यहाँ पे 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से ही होगा। 23rd जो पेयर होता है वो हम लोग का सेक्स क्रोमोसोम होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। और ये डिसऑर्डर किसके अंदर पाया जाता है? इट इज गोइंग टू बी फाउंड इन द बच्चास, मतलब इट इज फाउंड इन इन्फेंट। सबसे पहले ये इन्फेंट के अंदर पाया जाता है, चिल्ड्रेन मतलब छोटे बच्चों के अंदर पाया जाता है, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सीन इन दी यंग एडल्ट में भी ये पाया जाता है। हमारा दूसरा सवाल ये रहेगा कि ये कौन से टाइप ऑफ म्यूटेशन की वजह से ये कंडीशन डेवलप होता है। ऑब्वियसली मालूम है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर कहलाता है सिंगल जीन में डिफेक्ट आ जाता है। मैं ये सवाल आपको पूछ जाता है सिंगल जीन डिफेक्ट किस वजह से आता है, मैं आपको ये बात बताता है कि ये म्यूटेशन की वजह से आता है। तो यहाँ पे भी म्यूटेशन होगा और इस म्यूटेशन में जो 3 नाइट्रोजन बेस होंगे वो डिलीट होंगे। सो मैं यहां पे लिखता हूं अकर बाय म्यूटेशन दैट इज बाय डिलीशन ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस। Deletion of 3 nitrogenous bases. I think this concept is very very clear. मेरा अगला सवाल आप सभी को ये रहेगा कि एग्जैक्टली कैसे ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये कंडीशन डेवलप होता है। तो चलो हम लोग आगे के बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का नंबर है क्रोमोसोम नंबर 7। क्रोमोसोम नंबर 7 एक ऑटोसोमल है, इसलिए हमने लिखा हुआ है कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। So there is a chromosome और ये है क्रोमोसोम नंबर 7। इस क्रोमोसोम नंबर 7 के पास एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं CFTR जीन। ये जो CFTR जीन रहता है ये एक प्रोटीन देता है, इनफैक्ट ये ग्लाइकोप्रोटीन देता है। ग्लाइकोप्रोटीन का नाम बहुत ही क्लियर है,
सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर। मैं यहां पे लिखता हूं सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर ये प्रोटीन का नाम है। इट इज इनफैक्ट अ ग्लाइकोप्रोटीन, जैसा कि मैंने आपको बताया। यस सर। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये हमारे सेल के मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी नाइसली। सपोज हमारे पास ये एक सेल है। यस सर। ये सेल कहाँ का है? ये सेल हमारे लीवर का हो सकता है, ये हमारे लंग्स का हो सकता है, ये हमारे पैंक्रियास का हो सकता है, ये हमारे स्किन का हो सकता है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर 7 होता है, इसका जो प्रोडक्ट है CFTR, ये ग्लाइकोप्रोटीन इसका प्रोडक्ट है। हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो CFTR प्रोटीन है ये कहाँ पे पाया जाता है, नंबर 1, और ये इसका काम क्या होता है। तो ये जीन तो हमेशा सभी ऑर्गन में पाया जाएगा, बॉडी के सभी सेल में पाया जाएगा, बट ये फंक्शनल होता है लीवर, लंग्स, पैंक्रियास और स्किन के सेल में। एग्जैक्टली जरा हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ सेल, ये एक सेल है, 100% क्लियर है। और इसी सेल के मेम्ब्रेन में यहाँ पे मेम्ब्रेन में देयर इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये प्रोटीन है। यस सर। ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर हु आर यू, आई एम CFTR प्रोटीन। तो ये एक CFTR प्रोटीन है। फुल फॉर्म सभी को पता चल गया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ये काम क्या करता है। ऑब्वियसली ये एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, तो इसका नाम इसका काम बताता, ये किसी को तो ट्रांसपोर्ट कर जाता। इसलिए मैं ये बोलने जा रहा हूं कि ये ट्रांसपोर्ट करता है क्लोराइड आयन को। सो इसका काम होता है टू ट्रांसपोर्ट क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम लोग समझते हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस ये नॉर्मल कंडीशन है। हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 7 है, इसके पास एक जीन है CFTR जीन, और इस जीन का काम होता है कि ये CFTR रेगुलेटर प्रोटीन देता है, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इसका काम होता है टू ट्रांसपोर्ट द क्लोराइड आयंस, और ये सेल के बाहर, तो ये ट्रांसपोर्ट करने में रोल प्ले करता है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, यहां से ये क्लोराइड आयन को बाहर भेजेगा। अगर आपको, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। मैं एक इमेज भी बताऊंगा लेक्चर के लास्ट में, जिसमें ये चीज और भी ज्यादा सिग्निफिकेंटली आपको क्लियर हो जाएगी। यस सर। आई होप सो फार सो गुड, मतलब अब तक आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलो बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में एग्जैक्टली होता क्या है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, मेरे RBC, मेरे हार्ट, जरा फोकस कर। ये जो जीन होता है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन, इस जीन में ना म्यूटेशन आता है। कुटलीला म्यूटेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूटेशन। तो यहाँ पे म्यूटेशन आता है। कौन से टाइप का म्यूटेशन आता है? डिलीशन होता है। किसका, कितने नाइट्रोजन बेस का डिलीशन होता है? 3 नाइट्रोजन बेस का, लिखा हुआ है 3 नाइट्रोजन बेस का डिलीशन होता है। जब इस पर्टिकुलर जीन के अंदर म्यूटेशन आता है, तो ये जो प्रोटीन बनता है ये म्यूटेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन बनता है। और जब ये म्यूटेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन बनता है, तो ये अपना फंक्शन, अगर ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है ये म्यूटेंट हो गया, म्यूटेंट का मतलब इसमें म्यूटेशन आ गया, तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट ट्रांसपोर्ट क्लोराइड आयन। सो हम लिखते हैं इट विल नॉट ट्रांसपोर्ट क्लोराइड आयंस। ये क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ये क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, क्लोराइड आयन का ये ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। अब एग्जैक्टली होगा क्या? अगर क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आपके बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं।
सो अगर क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ये जो क्लोराइड आयन है वो यहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। मतलब जो लंग्स के सेल्स है, लीवर के सेल्स है, पैंक्रियास के सेल है, स्किन के सेल में क्लोराइड आयन अब जमा हो जाएगा। सो रूल नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट है जो सिम्टम्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग सिम्टम्स के बारे में सबसे पहली चीज बात करने जा रहे हैं। लेट मी चेंज द मार्कर। नंबर वन, सबसे पहली चीज ऑब्जर्व की जाएगी कि देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन इनसाइड द सेल ऑफ दीज ऑर्गन्स। यस सर, ओके। सो देयर विल बी accumulation of sodium and सोडियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस, सभी को मालूम है सोडियम प्लस होता है, क्लोराइड माइनस, आयंस इन सेल। नंबर 1 चीज, ये सबसे पहली चीज ऑब्जर्व होगी। आपको मैंने बताया हुआ है कि जहां पे भी नमक होगा वहां पे पानी जाएगा, क्योंकि हमेशा याद रखना पानी सोल्यूट का, पानी सॉल्ट का दीवाना होता है। जहां जहां सोल्यूट जाएगा पीछे पीछे पानी जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे सेल के अंदर, लीवर के सेल के अंदर, लंग्स के अंदर, पैंक्रियास के अंदर, स्किन के अंदर आयन जमा होगा तो वहां बॉडी का जो पानी है वो वहां पे जाएगा और पानी आयन सब मिलके एक थिक म्यूकस बनाएंगे। सो देयर विल बी फॉर्मेशन of thick mucus in lungs, स्किन और हमारे पैंक्रियाज में एक्सेट्रा। मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे भी जो भी चीज जमा होगी तो जैसे ही ये थिक म्यूकस जमा हो जाएगा ये बैक्टीरिया को इनवाइट करेगा। तो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में सबसे पहले कौन आने वाला है? लीवर आएगा कि पैंक्रियाज आएगा कि स्किन आएगा? तो मेरे ख्याल से हम लोग लंग्स ऑप्शन चूज करते हैं। लंग्स इसलिए ऑप्शन चूज करते हैं क्योंकि लंग्स का डायरेक्ट कांटेक्ट बाहर से होता है। जब मैं सांस लेते हैं तो उस सांस में ना बैक्टीरिया भी होता है और वो बैक्टीरिया लंग्स में जाएगा। हमारा स्किन में नहीं जाएगा क्योंकि स्किन पंक्चर नहीं हो रहा है। स्किन जब ब्रेक होगा, डैमेज होगा तो बैक्टीरिया जाएगा। लीवर तो कहां कहां छिपा हुआ है, पैंक्रियास तो कुट्टे कुट्टेपन छिपा हुआ है। यस, लेकिन हमारा ये जो लंग्स है वो सामने ही है बिल्कुल। जब भी हम सांस लेते हैं हम बैक्टीरिया को भी अंदर लेते हैं और इस वजह से जिस बच्चे को भी मतलब यंग बच्चा या चिल्ड्रन या इन्फेंट, ये जो भी लोग होते हैं जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस जेनेटिकली प्रेजेंट रहता है, उनको ना रिकरेंट इन्फेक्शन होता है लंग्स का। इसको हम लोग बोलते हैं रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन। ऑब्वियसली रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन, ये जो वर्ड है रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि आपको हमेशा इन्फेक्शन रहेगा। इसका मतलब अगर आपको हमेशा इन्फेक्शन रहेगा, आपको निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपको लंग्स का इन्फेक्शन हमेशा रहेगा, तो आप हमेशा क्या खाओगे? बायोटिक, जिसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। आप हमेशा एंटीबायोटिक पे रहोगे। अगर आप हमेशा ही एंटीबायोटिक खा रहे हो तो आपका इम्यून सिस्टम तो डेवलप होने से रह गया, मतलब नहीं डेवलप होगा। अब इसके साथ क्या होगा? आपका लंग्स वक्त के हिसाब से डैमेज होना चालू हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? प्राइमरली जैसे ही सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चे पैदा होते हैं उनका एंटीबायोटिक चालू हो जाता है। यस, क्योंकि हमको पता रहता है कि वो पल्मोनरी में कॉन्जेशन होने वाला है, म्यूकस जमा होने वाला है। तो वो म्यूकस जमा होगा तो वैसे वहां पे बैक्टीरिया भी ग्रो होना चालू हो जाएगा। तो वी मेक श्योर दैट वी स्टार्ट द एंटीबायोटिक इमीडिएटली
सो दैट उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मैं लिखता हूँ नेक्स्ट सिम्टम में लिखता हूँ इरिवर्सिबल लंग्स डैमेज। सो देयर विल बी इरिवर्सिबल लंग्स डैमेज। इसके साथ साथ म्यूकस जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस में भी डिपॉजिट होता है। सो आई राइट डिपोजिशन ऑफ म्यूकस इन पैंक्रियाटिक जूस। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर टू यू। यस सर। तो ये सारे सिम्टम्स यहाँ पे नजर आते हैं। अगर आप ऐसे बच्चे को किस करोगे, इनका जो स्वेट होगा ना, इनका जो स्वेट होगा, पसीना, वो सॉल्टियर रहेगा। सो मैं यहां पे लिखता हूं देयर स्वेट विल बी सॉल्टियर। इसके साथ साथ नंबर 7 पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप इनको किस करेंगे, इन छोटे बच्चों को अगर आप किस करेंगे, तो इनके किस में आपको इनका जो किस का जो टेस्ट होगा वो सॉल्टियर होगा। तो एग्जैक्टली हम कैसे बोलेंगे, चाइल्ड टेस्ट सॉल्टियर इन किस। तो मेरे ख्याल से ये सारे सिम्टम्स हैं और आई थिंक ये सारे सिम्टम्स आपको क्लियर है और सारे सिम्टम्स आपको समझ में आए हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन इन दी सेल। आयन जमा होगा, पानी को बुलाएगा, पानी आएगा, म्यूकस जमा होगा, इसमें इन्फेक्शन होगा, दोबारा इन्फेक्शन होगा, एंटीबायोटिक चालू कर देंगे, कई बार इन्फेक्शन होगा तो इरिवर्सिबल लंग्स डैमेज होगा। There will be deposition of mucus in the pancreatic juice में भी हो जाएगा। Their sweat will be salty and the child tests saltier in kiss। एक बोनस पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। आपको पता होगा जब हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हमने, जब हमने डिस्कस किया था कि सिकल सेल एनीमिया, जो बंदा हेट्रोजाइगस होता है सिकल सेल एनीमिया के लिए, उसको कौन सी बीमारी नहीं हो पाती है, मलेरिया। मतलब दे बिकम रेजिस्टेंट अगेंस्ट दी मलेरिया, दे बिकम रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी प्लाज्मोडियम। बिल्कुल उसी तरीके से जिन बंदों को CFTR हो जाता है, द पर्सन हु इज हेटेरोजाइगस फॉर CFTR, मतलब एक जीन इनएक्टिव है और एक जीन एक्टिव है ना। मम्मी ने नॉर्मल जीन दिया बट पापा का जो जीन आया उसमें म्यूटेशन आया था। सो जिसको भी सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है, दे आर रेजिस्टेंट टू कॉलरा डिसेंट्री, आपने सुना होगा कॉलरा। सो सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट shows resistance against the cholera। अगेंस्ट कॉलरा। आई होप आपको दिखाई दे रहा है कॉलरा, CHOLERA, कॉलरा। यस सर। एक बोनस पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए, वो है सिम्टम्स नंबर 8। सिम्टम नंबर 8 क्यों है, 8 क्या है, इसका नाम क्यों है, मतलब इसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस इसका नाम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस बीमारी में सिस्टिक फाइब्रोसिस मतलब सिस्टिक फाइबर्स बनते हैं, फाइब्रस सिस्ट बनता है। क्या बनता है, फाइब्रस सिस्ट बनता है इन केस ऑफ पैंक्रियास। सो जिसको भी CFTR बीमारी हुई है उसके पैंक्रियास में
फाइब्रस सिस्ट बनता है। सिस्ट का मतलब होता है गांठ बनना। यस, गांठें होती हैं, जैसे लंग्स में भी गांठें हो सकती हैं। तो सिस्ट, फाइब्रस सिस्ट बनता है इन केस ऑफ person who is affected by this particular disorder. So there is a formation of fibrous cyst in पैंक्रियास। और ये जो सिस्ट होता है ये पैंक्रियाटिक के फ्लो को ब्लॉक करता है और फर्दर प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाते हैं। इन ये बच्चों को जल्दी मरना होता है। यस सर। और बिगनिंग में हम इनको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं और आई थिंक और कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। दे विल डाई वेरी अर्ली इन देयर लाइफ। तो आई थिंक आपको क्लियर है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। यंग बच्चों में, इन्फेंट में, चिल्ड्रन में, यंग एडल्ट में पाया जाता है। म्यूटेशन की वजह से होता है। क्रोमोसोम नंबर 7 रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज स्टार परफॉर्मर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिस्टिक फाइब्रोसिस, CFTR का फुल फॉर्म आपको हमेशा पता होना चाहिए। दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका काम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये कौन से ऑर्गन में पाया जाता है वो भी पता होना चाहिए। एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन रेस्ट ऑफ द थिंग। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को सुनने के लिए। आप प्लीज लेक्चर नोट्स निकालिए। पॉसिबली जो भी क्वेश्चंस होते हैं MCQs, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।